हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ की, जो इसमें चैप्टर नंबर 1 होगा वास्तविक संख्या। और आज हम इस चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे वास्तविक संख्या। ये जो चैप्टर होगा हमारा, इसकी एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे। ये हमारा जो है एक्सरसाइज है, ये वाली, इस वाली एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे। और इसे सोल्व करने के इसे सोल्व करने से पहले हम इसका बेसिक कंसेप्ट जानना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हमारा बेसिक कंसेप्ट ही मजबूत है, बेसिक कंसेप्ट ही हमारा क्लियर है, तो हम इनके क्वेश्चन को जल्द से जल्द सोल्व कर पाएंगे। आओ चलो हम देखते हैं स्टूडेंट्स कि इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है। देख लेते हैं स्टूडेंट्स। वास्तविक संख्या यानी कि ये वाला चैप्टर है, एनसीईआरटी का मैथ है। अब हम देखते हैं किस वास्तविक संख्या, चैप्टर फर्स्ट। संख्याएं। अब हम इसका जो बेसिक कंसेप्ट है, बेसिक कंसेप्ट, जो संख्याएं की बात करें, संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। हमारे पास में संख्याएं दो प्रकार की होती है। संख्या फर्स्ट नंबर 1 होती है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। और नंबर 2 होती है हमारे पास में काल्पनिक संख्या। अगर काल्पनिक संख्या की बात करें, ये आपके सिलेबस में नहीं है, क्योंकि ये जो काल्पनिक संख्या है, ये आपकी कक्षा 11 में है, यो भी सम्मिश्र संख्या में। इसको तो हम डिस्कशन नहीं करेंगे, इसको तो हम छोड़ देते हैं। और जो वास्तविक संख्या है, ये आपके कति चैप्टर का नाम दिया हुआ है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। काल्पनिक संख्या को छोड़ देते हैं। अब देखो, वास्तविक संख्या में हमारे पास में क्या होता है, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या फर्स्ट चैप्टर प्राकृतिक संख्या, यानी कि प्राकृतिक संख्या। नंबर 2 हमारे पास में होती है पूर्ण संख्या। नंबर 3 हमारे पास में होती है पूर्णांक संख्या। नंबर 4 होती है परिमेय संख्या। और नंबर 5 होती है हमारे पास में अपरिमेय संख्या। यानी कि इसमें 5 संख्याओं के बारे में डिस्कस करेंगे कि नंबर 1 होती है हमारे पास में प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। इन संख्याओं के बारे में जानने के लिए हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हम इन संख्याओं को जान ले कि ये हमारे पास में बेसिक कंसेप्ट क्या चीज़ है, बेसिक चीज़ क्या चीज़ होती है, अगर इन्हें हम समझ ले, तो हमारे मैथ को सीखने के लिए बहुत ही आसान होगा। ये जो संख्याएं हमारे 5, ये 5 संख्याएं होती है, कितनी भी बड़ी क्लास में चले जाए, ये आपको हमेशा आगे ही मिलेगी। ये वाली संख्या 5 आगे ही मिलेगी। अब इनके बारे में देखते हैं ये क्या क्या चीज़ है। यानी कि बात करेंगे प्राकृतिक संख्या की। प्राकृतिक संख्या यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं हम इसको नेचुरल नंबर। इसी नेचुरल नंबर से हम डिनोट करते हैं, नेचुरल नंबर से। यानी कि नेचुरल नंबर में संख्या क्या होती है, 1 2 3 4 5 6 7 चलती जाएगी, ये कभी ख़त्म नहीं होगी। आप गिनते गिनते थक जाएंगे, लेकिन ये संख्याएं ऐसे ही चलती जाएगी इनफाइनाइट तक। ये हमारे पास में क्या होती है, नेचुरल नंबर, यानी कि प्राकृतिक संख्या। अब बात करेंगे पूर्ण संख्या की। पूर्ण संख्या क्या होती है हमारे पास में, पूर्ण संख्या हमारे पास में होल नंबर, यानी कि अगर हम इंग्लिश की बात करें तो ये हमारे पास में होती है होल नंबर। इंग्लिश में क्या बात करें, इंग्लिश में तो होल नंबर होती है, इसको W से डिनोटेड करते हैं। अगर हम नेचुरल नंबर में 0 संख्या को ऐड करें, यानी कि 0 संख्या को भी जोड़े,
ऐड करें, यानी कि अगर हम ऐसे कर ऐड करें 0 1 2 3 4 5 6 7 चलता जाएगा, ये हमारे पास में क्या होगा, होल नंबर होगा, यानी कि पूर्ण संख्या होगा। अब बात करें पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या हमारे पास में क्या होता है, ये होते हैं हमारे इंटीजर नंबर जिसको आई से करते हैं। इंटीजर नंबर में पॉजिटिव और नेगेटिव एलिमेंट्स दोनों उपस्थित होते हैं। पॉजिटिव एलिमेंट जो कि 0 से स्टार्ट होते हैं हमारे पास में, ये दोनों एलिमेंट 0 से स्टार्ट होते हैं और दोनों साइड चलते हैं, पॉजिटिव साइड भी और नेगेटिव साइड भी। पॉजिटिव साइड हमारे पास में होते हैं 1 2 3 4 5 और चलते जाते हैं। और दूसरी साइड चलते हैं हमारे नेगेटिव यानी कि ऋणात्मक, दूसरा साइड हमारे चल गए पॉजिटिव यानी कि धनात्मक नंबर। तो -1 -2 -3 -4 ऐसे ही चलते जाएंगे और -5 ऐसे चलते जाएंगे। हमारे पास में होते हैं पूर्णांक नंबर। और जी परिमेय संख्या हमारे पास में है। परिमेय संख्या की बात करें, परिमेय संख्या हमारे पास में क्या होती है, परिमेय संख्या हमारे पास में होते हैं जो कि p/q की फॉर्म में हो, जो हमारे पास में p/q के फॉर्म में है, जो कि p = 0। p और q क्या होगा, हमारे पास में दोनों पूर्णांक एलिमेंट्स होंगे। p और q जो है, q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। यही हमारे पास में क्या है, p और q है पूर्णांक है, p = नॉट, यानी कि p इक्वल नहीं होना चाहिए q के और q इक्वल नहीं होना चाहिए 0 के। यही हमारे पास में क्या है, परिमेय संख्या होती है। अब बात करें हम अपरिमेय संख्या की। अपरिमेय संख्या हमारे पास में क्या आती है, यानी कि अभाज्य संख्याएं, उसके ऊपर होता है √, यानी कि हमारे पास में अगर अभाज्य संख्या की बात करें, यानी कि 5 √, 7 √9 √, ये हमारे पास में कौन सी संख्या होते हैं, हमारे पास में अपरिमेय संख्या होती है। अब हम बात करें, थोड़ा सा आगे जान लें, एक परिमेय है, इसके बारे में जान लें, यूक्लिड विभाजन परिमेय, यानी कि इस पहले परिमेय को समझ ले। इसी परिमेय यह इम्पोर्टेंट होती है, इसी के बेस पर सारे क्वेश्चन को हम सोल्व कर पाते हैं, यह हमारे लिए समझना जरूरी है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम इसको देखते हैं कि यह यूक्लिड विभाजन परिमेय क्या है। यूक्लिड विभाजन परिमेय परिमेय यह हमारे पास में यूक्लिड विभाजन परिमेय है, ठीक है स्टूडेंट्स। यानी कि अगर इस परिमेय की बात करें, इस परिमेय में हमारे पास में सबसे पहले दिया है कि जो a > b होता है, यानी कि जो भी एलिमेंट हमारे पास में होगा, यानी कि a जो होगा हमारे पास में ग्रेटर होगा b से। अगर मैं कोई बात करूं कि हमारे पास में कोई संख्या है 4 और कोई संख्या है 2, तो हमारे पास में ये क्या हो, या a होगी या b होगी। तो हमेशा के लिए क्या है कि हमारे पास में जो संख्या है a बड़ी है, a > b, जिसमें क्या होगा a और b धनात्मक पूर्णांक हो गए, a और b धनात्मक पूर्णांक हो गए, ठीक है भाई स्टूडेंट्स। यानी कि 2 पूर्णांक होंगे। और जो पूर्ण संख्या होगी हमारी, पूर्ण संख्याएं, इसमें पूर्ण संख्या q और r उपस्थित होंगे, यानी q r होंगे, जो कि हमारे पास में कंडीशन बनते हैं कि a = b q + r, यानी कि r और q हमारे पास में पूर्णांक होंगे, यानी कि हमारे पास में क्या चीज़ है, ये पूर्णांक है। और जी
अब हम बात करें, इसमें एक कंडीशन और दी जाती है कि 0 लेस देन इक्वल और लेस देन 1। हमारे पास में क्या दिया है, जहाँ पर हमारे पास में यानी कि जहाँ पर क्या है 0 लेस देन इक्वल और लेस देन 1 होता है। अब इसी की सहायता से ये जो प्रमेय है, इसी की सहायता से हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। अन्यथा कोई भी क्वेश्चन अगर हम इसको अच्छी तरह से नहीं समझेंगे तो कोई भी क्वेश्चन हमारा सोल्व नहीं हो पाएगा। अब देखते हैं कि हमारी एक्सरसाइज क्या है। एक्सरसाइज हमारे पास में प्रश्नावली 1.1 है। प्रश्नावली 1.1 है। तो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है हमारे पास में कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूज करें। यानी कि हमारे पास में तीन पार्ट दे रखे हैं, 3 क्वेश्चन कि 135 और 225, 196 दूसरा नंबर पर दिया गया 196, 38 220 और तीसरे नंबर पर हमारा दिया गया है कि 868 और 225। अब देखिए कि ये जो तीनों पार्ट है, तीनों पार्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एग्जाम में कति आने की पूरी संभावना होती है। अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। एक्सरसाइज यानी कि अगर हम बात करें प्रश्नावली 1. इसको सोल्व करें, यानी कि क्या हमारे पास में क्वेश्चन फर्स्ट का पहला हमारे पास में क्या 135 और 225 हल कर दो। यहाँ पे हल क्या चीज़ है हमारे पास में, क्या दिया हुआ है 135 और 225। अब देखिए हमने क्या बोला था कि a ग्रेटर देन b होगा, यानी कि a का जो मान होगा वो बड़ा होगा b से। यानी कि हम यहाँ लिख लेते हैं कि 225 होगा 135 से, 225 होगा 135 से। अब हम यहाँ पर अगर आप चरण लिखना चाहते हो, फर्स्ट चरण या फर्स्ट कुछ भी लिखना चाहते हो तो विभाजन यूक्लिड विभाजन परिमेय से इससे हम इसको सोल्व करेंगे। तो देखते हैं कि 225 बराबर 135। तो हम जो छोटी संख्या होगी छोटी संख्या से भाग देंगे बड़ी संख्या को। तो भाग दो 225, तो एक बार चलेगा, 5 में से 5 का 0, इधर से एक दाई लेंगे, 12 मत हो गए, 12 में 3 गए 9, तो 90 बचा। तो यहाँ पे हमारे पास में क्या होगा कि गुणा 1 प्लस के 9, यानी कि इसको चरण लिख लो या स्टेप फर्स्ट लिख लो, आपकी इच्छा है। एग्जामिनर को यहाँ पे क्वेश्चन में बराबर में जब एग्ज़ाम देने जाओगे तो बराबर में ये आपने सोल्व करना है। एग्जामिनर को ये देखना चाहिए कि हाँ इस बंदे पर कति पूरा का पूरा बेसिक कंसेप्ट के साथ बेसिक कंसेप्ट के साथ इस क्वेश्चन को सोल्व किया है। ठीक है भाई। अब देखिए 135 से हमने दे दिया, तो अब ये वाली संख्या यानी कि 90 ये वाली संख्या को लो स्टेप सेकंड, यानी कि 135 इक्वल टू 90। अब भाग दो 90 से 135 से भाग दो, तो भाग देने पर हमारे पास में कितने बार चलता है 90 का 90, एक बार चलाते हैं तो 90। हमारे पास में कितना आएगा 5, 4 9 गए 4। अब हमारे पास में क्या आता है गुणा 1, यानी कि भाजक 1 प्लस शेषफल 45। उसी प्रकार ये वाली संख्या और ये वाली संख्या हम चरण थर्ड में यानी कि स्टेप थर्ड में लगाते हैं। क्या होता है 90 बराबर 45। अब देखो 90 से भाग दो, 45 दूनी
90, तो 0 आ गया। आपने भाग कहने का मतलब यह है कि आपने भाग इतनी देर तक यानी कि इतनी बार देनी पड़ेगी जब तक कि शेषफल आपका 0 ना आ जाए। जब तक कि शेषफल आपका 0 ना आ जाए इतना का आपने यही प्रोसेस चलाता रहना है। तो यहाँ पर हमारे पास में शेषफल आ गया 2, नहीं से भाजक आ गया 2 और शेषफल आ गया 0। तो 0 जहाँ आता है 0 के जस्ट ऊपर वाले चरण 2 में देखिए कि हमारे पास में क्या संख्या है 45। तो आरो का निशान लगा के, आरो का चिन्ह लगा के आपको ये वाली संख्या देखनी है कि हमारे पास में क्या है 45 है। तो यही आपका इन दोनों का एचसीएफ होगा, यानी कि 135 और 225 वाली संख्या का जो एचसीएफ है, एचसीएफ वो हमारे पास में कितना आता है, एचसीएफ 45 आता है। यही आपका आंसर होगा। ठीक है भाई। अब देखिए दूसरा वाला जो पार्ट होता है हमारे पास में, दूसरा पार्ट होगा कि दूसरा जो होगा हमारे पास में कितना है 196 और 38 220 जो हमारे पास में है 196 और 38 220। हम हल लिख देते हैं यहाँ पर। हल में क्या आएगा हमारे पास में कि एक वही प्रोसेस ग्रेटर देन बी। सबसे पहले लिख लेते हैं कि 38 220 ग्रेटर देन 196। अब यूक्लिड विभाजन पर में से, इस पर में से हमने इसको सोल्व करना है। अब देखो स्टेप फर्स्ट में क्या है कि 38 220 बराबर 196, यानी कि छोटी संख्या से हमने भाग देना है। छोटी संख्या से हम भाग देंगे कि 196 38 220, इससे हम भाग देंगे। तो इससे भाग देने पर एक बार चलेगा 196। ठीक है भाई, एक बार चलेगा। अब ऊपर मानी कि इधर से इधर 12 12 मतलब 6 6 और जी इधर से इधर यानी कि 17 17 मतलब 9 गए, कितने बच गए 8, और यहाँ 2 में से एक गया 1, ऊपर से ले लिया हमने यहाँ पे 2। ठीक है भाई। अब देखते हैं कि कितनी बार चलता है। ये चलता है 9 बार। 9 बार चलने पर हमारे पास में क्या आता है 17 64। अब इधर से लेंगे एक दाई 12 12 मतलब 4 गए 8, और इधर से यानी कि यहाँ पर कितने बचे 5, इधर से एक दाई लेंगे 15 15 मतलब 6 गए यानी कि 9, ऊपर से ले लिया हमने यहाँ पर 0। अब 196 कितनी बार चलेगा 5 बार, यानी कि 5 बार कितनी बार 980। यानी कि ये तो एक ही चरण में क्वेश्चन सोल्व हो गया, यानी कि शेषफल इसका 0 आ गया। एक ही चरण में इसका शेषफल 0 आ गया। यानी कि कहने का मतलब ये है कि आपने भाग जब तक देनी है जब तक कि आपका शेषफल 0 ना आ जाए। अब हमारे पास में कितना है भाजक, कितना आया भाजक आया हमारे पास में 195, 195 प्लस 0। तो एक ही चरण में सोल्व होगा। 38 220 और 196 का जो एचसीएफ होता है, एचसीएफ वो हमारा कितना आया, वो आया हमारा 195 आ गया। इसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 देखते हैं कि 867 और 255। थर्ड देखो 800 कितना था 867 और 255। अब देखो ए ग्रेटर देन बी, यानी कि 867 225। हल में लिख देते हैं यहाँ पर, हल जो भी होगा यूक्लिड विभाजन पर में से, यानी कि यूक्लिड विभाजन
पर में से स्टेप फर्स्ट। अब देखते हैं 867 बराबर 255 255 है ना क्वेश्चन में, 255 ही है। अब भाग दो 255 से भाग दो 867 से भाग दो। यहाँ पर क्या आएगा, कितनी बार चलेगा, 3 बार। 3 बार कितना आएगा, 3 बार आ जाएगा आपको 765। 765 कितना बच गया, 2 बच गया, और यहाँ पे कितना 6 में 0 और 1 बच गया। अब देखो अब कितनी बार चलेगा, यहाँ पर क्या लिख लेते हैं कि जो हमारा शेषफल कितना है 102 और भाजक क्या है 3, तो भाजक को तो लिख लेते हैं यहाँ पर, और शेषफल हमारे पास में 102। अब स्टेप सेकंड में क्या करते हैं, ये वाली संख्या ले लेते हैं, यानी कि 255 बराबर 102। अब भाग दो 255। अब इसको कितनी बार चलेगा, 102 यानी कि 2 बार मान लो, 100 यानी कि 204, 1 बच गया, और यहाँ पे कितना बच गया, 5 बच गया, ये तो 0 हो गया। अब हमारे पास में 2 प्लस के 51। अब चरण यानी कि स्टेप थर्ड, यानी कि ये वाली संख्या 102 बराबर के 51, यानी कि 51 से भाग दो किसको, 102 को। 51 दूनी 102, आ गया 0, यानी कि शेषफल 0, यानी कि 2 प्लस के 0। हमने क्या बोला था कि 0 जो अब आ जाएगा, 0 से ऊपर वाले स्टेप सेकंड में, यानी कि स्टेप सेकंड में देखिए कि क्या है 51, तो ये हमारे पास में 867 और जी 255 का जो एचसीएफ होगा वह हमारे पास में कितना होगा, 51 होगा। आंसर कंप्लीट। अब क्वेश्चन हमारे पास में देखिए, क्वेश्चन सेकंड क्या है हमारे पास में, क्वेश्चन सेकंड है हमारे पास में यहाँ पे, यानी क्वेश्चन नंबर 2 की दिखाइए कि क्या है हमारे पास में यहाँ, क्वेश्चन नंबर 2 एक बार ध्यान से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, दिखाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, यानी कि विषम वो भी होगी हमारे पास में धनात्मक विषम पूर्णांक 6 प्लस के 1, 6 प्लस के 3, यानी कि 6 प्लस के 5 के रूप का होता है, जहाँ क्या होगा हमारे पास में, क्या कोई पूर्णांक है, यानी कि हमने दिखाना है। चलो भाई स्टूडेंट्स सोल्व करते हैं। क्वेश्चन दो क्या था हमारे पास में कि हमने विषम दिखाना है, वो भी धनात्मक, कि 6 प्लस के 1, 6 प्लस के 3, 6 प्लस के 5 के रूप का होता है। यानी कि हमने क्या दिखाना, प्रूफ क्या करना कि 6 प्लस के 1, 6 प्लस के 3, 6 प्लस के 5, यानी कि ये हमारा क्या है, विषम के रूप का होता है। ये हमने ये करना। अब आ जाओ हल में। माना पूर्णांक ए के लिए, तब हम क्या मानेंगे, r बराबर 0, 1, 2, हमारे पास में क्या होगा 0, 1, 2 हो गया। अब जहाँ किसका प्रयोग करेंगे हम, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से
स्टूडेंट्स इस देखिए हमने जो भी बेसिक कंसेप्ट पढ़ा था यूक्लिडी विभाजन प्रमेय का, हर एक क्वेश्चन में यही प्रमेय यूज हो रही, तो उसको आप एक बार वीडियो को रिपीट करके अच्छी तरह से देख लें। अब देखिए इसके क्या था, अब हम केस फर्स्ट बनाएंगे, इसका केस फर्स्ट यानी कि आर इजिकल टू 0, यानी कि केस फर्स्ट में किसका मान लेंगे, पहले हम आर इजिकल टू 0 लेंगे। तो आर इजिकल टू क्या होता है हमारे पास में, रखो कि विभाजन क्या आती है यूक्लिडी विभाजन का, ए बराबर बी क्यों प्लस के आर, यानी कि बी, ठीक है भाई, और बी हमारे पास में, ठीक है भाई स्टूडेंट्स। अब देखते हैं यहाँ पे क्या होता है, यानी कि हमने क्या थी बी बराबर क्यों प्लस के आर, और हमने क्या करना है, इसका मान कितने पर दे रखा, 6 क्यों प्लस के 1 के रूप में देख रहा है, तो 3 4 5 तक लेना है, जहाँ पर हमारे पास में क्या होता है b का जो मान होगा वो b बराबर 6 होता है, ठीक है भाई। तो रखो केस फर्स्ट में, ठीक है भाई, तो a बराबर b का मान क्या आता है 6 क्यों प्लस के 0, a बराबर हमारे पास में क्या आता है 6 क्यों, ठीक है। अब केस सेकंड हमारे पास में क्या था कि r बराबर 1 रखो, a बराबर b क्यों प्लस के r, तो a बराबर 6 क्यों प्लस के 1, यानी कि समीकरण फर्स्ट, यानी कि सम ले लो, ये तो सम होगा हमारे पास में, और ये विषम, दोनों क्या होता है विषम, यानी कि सम प्लस और विषम को जोड़कर विषम हो जाएगा। इसी प्रकार केस थर्ड r इजिकल टू 2, ठीक है भाई, तो a बराबर 6 क्यों प्लस कितना रख दो, किसके लिए 2, तो हमारे पास में ये वाला और ये वाला सम है, दोनों को ऐड करके क्या आ जाएगा सम, ठीक है भाई। इसको छोड़ दो, इसको समीकरण विषम वाले को समीकरण नंबर 1 मान लो, समीकरण 2 मान लो या 3 मान लो। अब केस 4 में क्या था r डजन टू 0, यानी कि r का मान किसका है 3, तब a बराबर b क्यों प्लस के r, तो a बराबर क्या होगा b क्यों प्लस के r, और a बराबर 6 क्यों प्लस के 3, तो ये सम और ये विषम, दोनों को मैं ऐड करूँ, सम प्लस विषम क्या होगा विषम, तो समीकरण कितनी मान लो 2, विषम वाले को समीकरण मान लो, तो क्योंकि आपको क्वेश्चन को फिर आंसर देखने में आसानी होगी, ठीक है भाई। अब केस फिफ्थ क्या कह रहा कि r का मान जो हो कितना होगा 4, r का मान 4 है, तो यानी कि a बराबर b क्यों प्लस के r, अब a बराबर 6 क्यों प्लस के 4, यानी कि ये भी सम और ये भी सम, तो दोनों सम क्या हो गए सम, दोनों सम, इसको तो छोड़ दो। अब आगे देखते हैं, उसके बाद केस 6 यानी कि r बराबर 5, तो क्या a बराबर 6 क्यों प्लस के 1, तो a बराबर 6 क्यों प्लस के 5, तो सम और जी विषम, सम प्लस विषम कितना होता है विषम, तो हमारे पास में सम प्लस विषम कितना होगा, समीकरण थर्ड, हमने क्या बोला था कि समीकरण फर्स्ट सेकंड और थर्ड, समीकरण फर्स्ट और सेकंड थर्ड में क्या कंडीशन बनती है हमारी 6 क्यों प्लस के 1, 6 क्यों प्लस के 3, 6 क्यों प्लस के 5, ये तीनों क्या है विषम के रूप में है, ये तीनों, यही हमने क्या करना था विषम के रूप में,
ठीक है भाई, ये आपका क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर थर्ड। कि क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारे पास में क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास में क्या है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्य वाले एक सेना के बैंड के पीछे मार्च करना, यानी कि मार्च करना है। दोनों समूह को समान वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन अधिकतम स्तंभों की संख्या क्या होगी। यानी क्वेश्चन नंबर हमारे पास में 3, यानी कि अधिकतम संख्या हमें बतानी है। अब क्वेश्चन नंबर हमारे पास में क्या है, थर्ड है, यानी कि वही पर में हमने यूज करनी है यहाँ पर कि क्या 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 है कि 616 दो टुकड़ी है ना, और 32 हमारे पास में क्या है, ए ग्रेटर दैन बी। अब हल दे दो यहाँ पर, यूक्लिड विभाजन प्रमेय, यूक्लिड विभाजन प्रमेय। अब देखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय, यूक्लिड विभाजन प्रमेय कि 616 बराबर 32, यानी स्टेप फर्स्ट मान लो, स्टेप फर्स्ट में क्या होता है, 32 से भाग दो 616 से, 616 से जब भाग दोगे तो एक बार चलेगा 32 ही कम, 32 32 दूनी 64 ज़्यादा हो जाएगा, तो इधर से -9, यहाँ से एक बचा, कितने बचे, 5 में तो 3 गए, कितने बच गई, 2, ऊपर से ले लिया हमने 6। अब यहाँ पर कितनी बार चला, 9। अब यहाँ पर 9 बार चला, 32 निम्न 288, यानी कि 6 है 288। अब इधर से डालेंगे, यानी कितना बचा, 8 बचा। अब देखो यहाँ से भाजा कितना, 19 और जी नहीं गुना प्लस के 8। अब स्टेप सेकंड में ये वाली संख्या उसी प्रकार 32 बराबर 8। अब 32 को 8 से दो, 8 चौक 32, तो 0 आ जाएगा शेषफल, 4 प्लस के 0। और हमने क्या बोला, 0 के जस्ट ऊपर वाली संख्या क्या है, 8 है, एरो लगाकर, तो 32 और 616 का जो HCF होगा हमारे पास में 8 होगा, ये आपका आंसर है। ठीक है भाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास में क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दिखाए कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक यानी कि 3m या 3m प्लस के रूप का होता है, यानी कि वर्ग करना हमने इसका। ठीक है भाई। अब देख लेते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर हमारे पास में आ गया कितना, 4 आ गया है भाई स्टूडेंट्स। क्या दिखाना हमें कि 3m और 3m प्लस 1 का पूर्णांक रूप दिखाना, वो भी वर्ग करके, ये वाला और ये वाला। अब हल करो उसको, हल क्या है, माना पूर्णांक ए के लिए पूर्णांक ए के लिए, यानी कि किसका प्रयोग करना, यानी कि b बराबर हम मान लेते हैं 3। ठीक है, यूक्लिड विभाजन
प्रमेय, इस वाले प्रमेय का यूज करेंगे। यूक्लिडी बहुवचन प्रमेय हमारे पास में क्या है कि ए बराबर बी क्यू प्लस के आर, हमारे पास में क्या होता है ए बराबर बी क्यू, यानी कि हम देखते हैं कि आर की जो वैल्यू होगी 2 होगी, यानी कि आर की वैल्यू क्या होगी 0 और 1 और 2, क्योंकि हमने 3 तक लेना है इसलिए हमारे पास में आर का मान कितना होगा, आर का मान हमारे पास में 0 1 2 होगा। अब देखते हैं स्टूडेंट्स कि हमारे पास में क्या होता है केस फर्स्ट। केस तो हमारे पास में 3 बनेंगे, केस फर्स्ट देख लेते हैं हम। केस फर्स्ट में क्या है कि आर का मान अगर 0 है तब ए बराबर 3 क्यू प्लस के 0, ए बराबर 3 क्यू बन गया, ठीक है। और इसका हमने क्या करना, स्क्वायर करना, वर्ग भी बोला क्वेश्चन में, इसमें इस क्वेश्चन में वर्ग बोला, कहाँ पे है ये वाला यानी कि पूर्णांक का वर्ग दिखाना है हमने। तो इसका करो, यानी समीकरण 1 मान लो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट स्क्वायर बोथ साइड, यानी कि दोनों इक्वेशन का स्क्वायर कर दो, यानी कि ए स्क्वायर बराबर 3 क्यू स्क्वायर, ए स्क्वायर बराबर 3 3 9, यानी कि हमारे पास में क्या होगा ए स्क्वायर बराबर 3 क्यू स्क्वायर, ए स्क्वायर बराबर 9 क्यू स्क्वायर। ए स्क्वायर इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इस वाले को हम लिख सकते हैं, इस वाले को किस तरीके से लिख सकते हैं, इस वाले को हम लिख सकते हैं 3 क्यू का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। और 3 क्यू को हम मान लेते हैं किसके बराबर, 3 क्यू को किसके इक्वल मान लेते हैं, 3 क्यू स्क्वायर को हम m के इक्वल मान लेते हैं, किसी भी एलिमेंट मान लो, क्योंकि m में दे रखा तो m के इक्वल मान लो। तो ए स्क्वायर बराबर क्या होता है हमारे पास में 3m, ठीक है भाई, फर्स्ट इक्वेशन। अब केस सेकंड क्या है हमारे पास में, r बराबर 1, ठीक है भाई। तब a बराबर 3, यानी कि m में दे रखा तो m प्लस 1, अब दोनों का स्क्वायर कर दो, ए स्क्वायर 3m प्लस के 1 का स्क्वायर, यानी कि a प्लस के भी हम जानते हैं कि हम यहाँ पर जानते हैं कि a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab। तो करो a स्क्वायर 3m का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 3m और 1 आ गया। अब ए स्क्वायर बराबर, यहाँ पे देखो 3 3 9 m स्क्वायर प्लस के 1 3 दूनी 6m, यानी कि 6 3 दूनी 6m। अब देखो ए स्क्वायर इसको कैसे लिखे, 3 m स्क्वायर प्लस 6m और प्लस 1। अब इसको यानी कि इस वाले को मैं क्या मान लूँ, इस वाले को यानी कि 3 को मान लिया, फिर यहाँ पर कितना बचेगा 2 बचेगा। तो यहाँ पर इस वाले को क्या मान लूँ, 3m स्क्वायर, यानी कि इसको मान लूँ मैं m, 3m स्क्वायर प्लस के 2m क्या मान लूँ, m मान लूँ। तो ए स्क्वायर बराबर 3m प्लस के 1, समीकरण 2। अब केस हमारे पास में क्या चलेगा, केस थर्ड, r बराबर 2 चलेगा। अब देखो r बराबर 2, यहीं तक दिखाना था हमने शायद, और यहीं तक हमने दिखा दिया, कोई बात नहीं, आगे भी देखो r बराबर 2। अब इसके बाद r बराबर 2 है तो वही हमारे पास में a बराबर 3m प्लस 2,
अब इसका हम क्या करेंगे, स्क्वायर, ए स्क्वायर बराबर 3m प्लस के 2 वाई फार्मूला हम यहाँ पर यूज करेंगे। ए स्क्वायर बराबर 3m स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 2 इंटू